हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी। तो आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पर फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ समझ लीजिए। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, वहाँ पे हमने ये जाना कि साइकोलॉजी का स्कोप जो है वो लिमिटलेस है। इसे हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्लिनिकल फील्ड हो गया, एजुकेशनल फील्ड हो गया, चाहे आपका ये जो है एजुकेशन के फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, हर फील्ड में। तो वैसे ही आज हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है ना, ये भी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के ही अंदर आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पूछा जाए तो आप ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी भी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो जैसे कि देख रहे हैं साइकोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन इज़ प्योर साइकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी क्या होता है? प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। ये साइकोलॉजी को रूपरेखा देता है। प्रोवाइड्स थ्योरी, यहाँ ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? थ्योरी प्रोवाइड कर रहा है। और ये हो गया अप्लाइड साइकोलॉजी। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जो भी हमारा थ्योरीज, प्रिंसिपल्स जो बनाई जा रही हैं हमारा प्योर साइकोलॉजी में, यहाँ पे वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे थ्योरी है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है। अब प्रीवियस क्लास में भी एक एग्जांपल दिए थे कि जैसे हम प्रोफेशनल नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हों चाहे यहाँ पढ़ रहे हों। लेकिन अप्लाई कब करेंगे? जब हम हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करेंगे, पेशेंट्स हमारे पास पेशेंट्स आएंगे तो हम अप्लाई करेंगे उसे। तो वैसे ही प्योर साइकोलॉजी में देखिए क्या हो रहा है, डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज का प्रिपरेशन हो रहा है, बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे तरीकों का, ऐसे उपायों का डिस्कशन हो रहा है जिसमें कि हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज को अपने रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सके। यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे उन तरीकों के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिससे हम जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज है उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। तो यही डिफरेंस है हमारा प्योर साइकोलॉजी में और अप्लाइड साइकोलॉजी में। तो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्योर साइकोलॉजी। इसके भी 8 सब ब्रांचेस है, तो एक एक करके हम लोग सब देख लेते हैं। पहला है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या है? देखिए, स्टडी द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट्स। जनरल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो नॉर्मल एडल्ट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नॉर्मल एडल्ट्स कहने का मतलब क्या? जो नॉर्मली है, अपना काम कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, अपना वर्क भी कर रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो कैसे एक नॉर्मल एडल्ट्स का बिहेवियर होता है ना, उसकी स्टडी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट करते हैं। दूसरा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नाम से ही पता चलता है, डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। इसमें जो है ऐसे इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं जिसका बिहेवियर अनयूजुअल है, मतलब असामान्य है, सामान्य से अलग है, विचित्र है। अब वैसे कैसे लोग होंगे जिनका बिहेवियर जो है वो सबसे अलग होगा? जिसको कोई मेंटल प्रॉब्लम होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स होगा। तो क्या होगा ना कि स्टडी मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं, उसके क्या काउजेज हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब की स्टडी भी हम लोग करते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी में। तीसरा है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल विद अदर्स। सोशल साइकोलॉजी में हम लोग ग्रुप बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जब लोग एक ग्रुप में मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप कैसा होता है, वो कैसे एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि स्टडीज ग्रुप फेनोमेना लाइक पब्लिक ओपिनियन, क्राउड बिहेवियर। पब्लिक ओपिनियन मतलब क्या? जनता की राय। सुना होगा ना, बोलते हैं जनता की राय क्या है, इसमें ग्रुप की बात हो रही है ना। क्राउड बिहेवियर, अब जैसे कि कोई फेस्टिवल हुआ या कोई फंक्शन का आयोजन हुआ तो उसमें लोगों का भीड़ जमा होता है, क्राउड जमा होता है, तो उस समय उस क्राउड का क्या बिहेवियर होता है,
तो ये देखते हैं कहाँ हम लोग, सोशल साइकोलॉजी में। अगला है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब्स बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें जो है क्या हम लोग स्टडी करते हैं कि शरीर में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी बॉडीली फैक्टर्स हैं, वो कैसे हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट डालता है। मतलब शरीर में होने वाले फंक्शंस का हमारे माइंड पे, हमारे मन पे और हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बॉडीली फैक्टर्स कौन कौन से होगा, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स। बॉडी में जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो जैसे कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लैंड्स जो है वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा हार्मोन्स अलग अलग सिचुएशंस में सिक्रीट होता है। तो ये सब बॉडी के अंदर होने से हमारे मन पे और हमारे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका स्टडी करते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है पारासाइकोलॉजी। पारासाइकोलॉजी मतलब परामनोविज्ञान। क्या है इसमें, डील्स विथ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब क्या, परसीविंग थिंग्स अदर देन नॉन सेंसेस। अब आप ही बताइए कि नॉन सेंसेस कौन कौन से हैं। तो 5 नॉन सेंसेस तो सबको पता है ना, ईयर, आई, नोज, टंग, टच, ये सब होता है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई ऐसा सेंस है जिससे हम लोग कुछ हमें फील होता है, कुछ महसूस होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब 6th सेंस के बारे में तो सबने सुना होगा कि क्या होता है, कभी कभी हम चल रहे होते हैं, कोई हमें देख रहा होता है, तो कैसे अपने आप पता चल जाता है हमें कि कोई देख रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि 6th सेंस के कारण हमें पता चला। तो 6th सेंस में क्या होता है ना कि कोई घटना होने से पहले ही हमें पता चल जाता है, तो उसकी स्टडी यहाँ करते हैं। स्टडी काउजेज ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म, उसके बारे में भी यहाँ पढ़ रहे हैं। टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब माइंड टू माइंड टॉक। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बिना बोले ही उसके मन की बात समझ जाता है, उसका मतलब है टेलीपैथी। तो ये सब कुछ असामान्य घटनाएं हैं जिसको जो है पारासाइकोलॉजिस्ट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। तो अगला है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में क्या देखते हैं, देखिए, रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट विथ बिहेवियर। इसमें क्या होता है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट का हमारे या किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जैसे हो गया वेदर, क्लाइमेट, सॉइल। देखिए, वेदर मतलब मौसम, जलवायु। अब हर जगह का मौसम अलग अलग होता है, वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, कहीं पे इतनी ठंडी होती है कि लोग घर के बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। तो सोचिए कि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ना इंसान के बॉडी पे और मन पे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फिजिकल इन्वायरमेंट का किसी के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं जियो साइकोलॉजी में। अगला है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नाम से ही समझिएगा, देखिए सबके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उसके अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, ये डिस्क्राइब करता है ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करता है उसे। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, अब मानिए कि कोई बच्चा है, वो एक स्लम एरिया में रह रहा है, और कोई एक ऐसा बच्चा है जो एक इकोनॉमिकली वेल्दी फैमिली में रह रहा है। तो जो बच्चा स्लम एरिया में रह रहा है, ना तो उसे अच्छे से पोषण, न्यूट्रिशन मिलेगा, ना उसकी एजुकेशन अच्छे से हो पाएगी, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या सही से हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर जो इकोनॉमिकली वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, उसे अच्छा पोषण भी मिलेगा, उसे अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा ना। तो वही ऐसे ही प्रोसेस और फैक्टर्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और ये कहाँ से कहाँ तक स्टडी करते हैं, देखिए किसी भी पर्सन के बर्थ से लेके ओल्ड एज तक का स्टडी ही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, कि पूरे लाइफ स्पैन में किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा रहा है। ये हो गया हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अगला है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें भी नाम से क्लियर है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसमें। तो कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कैसे, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके करते हैं, वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो ऐसा कौन कौन सा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग इसमें, जैसे कि लर्निंग,
मेमोरी, सेंसेशन। देखिए, हर किसी के लर्न करने का तरीका अलग होता है। कोई इंसान कोई चीज़ जल्दी सीख जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है। और लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। अब मेमोरी, किसी की मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, तुरंत याद हो जाता है, किसी की अच्छी नहीं होती है, तुरंत याद नहीं होता। और किस किस तरह से हम लोग मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन सब को भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्टडी किया जा रहा है। सेंसेशन, अब हर लोगों में सेंस करने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। हर लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को सेंस करते हैं, तो उसकी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम लोग कर रहे हैं यहाँ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। तो देखिए, प्योर साइकोलॉजी के टोटल 8 सब ब्रांचेस हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था, और अप्लाइड साइकोलॉजी में उन सारे प्रिंसिपल एंड थ्योरीज़ को अप्लाई कर देंगे। तो इसके भी 6 सब ब्रांचेस हैं, तो उसकी भी स्टडी हम लोग एक एक करके कर लेते हैं। पहला है एडुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें क्या है, अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस। जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज़ है उसे एजुकेशनल सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, और उसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जैसे कि डिस्कस द वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लाइक इन स्कूल्स कॉलेजेस etc। तो इसमें क्या होता है ना कि जितने भी टीचिंग प्रोसेसेस है या लर्निंग प्रोसेस है उससे और इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में तो कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर पढ़ा देते हैं और बच्चों को नहीं समझ में आता और फिर वो कंप्लेन करते हैं। तो टीचर क्या करते हैं, अपने टीचिंग प्रोसेस को और इम्प्रूव करते हैं। कितने लोगों को जो होता है वो ऐसा लगता है कि टीचर बहुत ज़्यादा नोट्स दे रहे हैं, तो टीचर उसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो अपने टीचिंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जब उनको नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो धीरे धीरे अपने लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी का लार्जेस्ट सब फील्ड है। इतने सारे फील्ड्स हमने पढ़े, उसमें से सबसे बड़ा सब फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी। ऐसा क्यों? डिस्क्राइब काउजेस ऑफ मेंटल इलनेस। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी तरह का मेंटल इलनेस है उसे ये डिस्क्राइब कर रहा है कि मेंटल इलनेस की कारण क्या है, अबनॉर्मल बिहेवियर का कारण क्या है। जिसका बिहेवियर क्या होता है अबनॉर्मल बिहेवियर में, जिसका बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ा अलग हो, असामान्य हो। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसका स्टडी यहाँ पे करते हैं। और ये क्या करता है, सजेस्ट करता है ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट। मेंटल इलनेस और अबनॉर्मल बिहेवियर का कारण और उसका ट्रीटमेंट भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजी। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। क्या है ये? स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। यहाँ पे ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो है इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, इंडस्ट्रीज़ में उनका बिहेवियर कैसा है। तो क्या होता है ना कि कैसे ये इस्तेमाल होता है, हायरिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब जो है कर्मचारियों को हायर करते हैं तो उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में वो ये जानने का कोशिश करते हैं कि जिस पर्सन को वो हायर कर रहे हैं क्या वो उस इंडस्ट्रीज़ के लिए, उस फील्ड के लिए सुटेबल है, क्या वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो ये इंडस्ट्रीज़ में हो रहा होता है। फिर उनके कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करते हैं। अब कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे तभी तो वो लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और उन पे इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे, ताकि इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट हो सके, उसका ग्रोथ हो सके। और क्या होता है ना कि कई बार जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे कर्मचारी होते हैं किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण डिस्टर्ब भी रहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी उनका हेल्प किया जाता है ताकि वो अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे सके और इंडस्ट्रीज़ जो है उसका ग्रोथ होता रहे। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अगला है लीगल साइकोलॉजी। अब इसके नाम से ये लीगल मतलब कानून से रिलेटेड। स्टडी द बिहेवियर ऑफ
पर्सन लाइक क्लाइंट्स, क्रिमिनल, विटनेस। अब जैसा हम बोले कि इसमें कानून से रिलेटेड स्टडी होते हैं, जैसे कि किन का स्टडी हो रहा है, क्लाइंट्स का, क्रिमिनल्स का, विटनेस मतलब गवाह का। स्टडी द रूट काउज ऑफ एनी क्राइम, डिस्प्यूट मतलब विवाद, लीगल केस कानूनी मामला, किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है, कोई कानूनी मामला है, कोई विवाद हो रहा है, इन सब के बारे में जानने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, ताकि ये जब सिचुएशंस जब आए तो उसके साथ अच्छे से डील कर सके। और क्रिमिनल्स का स्टडी क्यों कर रहे हैं, उनके बिहेवियर का स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि ये देखेंगे कि जो हमारा क्राइम हो रहा है वो क्राइम करने वाले का माइंडसेट क्या है, क्यों वो ये क्राइम कर रहा है, ताकि उस क्राइम रेट को धीरे धीरे कम कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे लीगल साइकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। यह है, अब अगला है मिलिट्री साइकोलॉजी। यूज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन मिलिट्री साइंस। जितने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज है उसका जो है हम लोग मिलिट्री साइंस में अप्लाई कर रहे हैं। कीप द मोरल ऑफ द सोल्जर्स हाई ड्यूरिंग वॉर। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि जब वॉर का सिचुएशंस आता है तो वॉर कई कई दिनों तक चलते हैं। अब सोल्जर्स जो है वो लगातार फाइट करते हैं, तो उस समय वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, उनको अपने बच्चों की याद आती है, अपने परिवार का याद आता है, तो थोड़ा सा उनका हौसला डगमगा जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में उनका हौसला और बरकरार रखते हैं, उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं, ताकि वो जब वॉर का सिचुएशन आए ना तो वो अपना अच्छे से योगदान दे सके। और इसमें क्या होता है कि पब्लिक को भी मोटिवेट करके रखना पड़ता है ताकि वो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत रह सके। तो ये हो गया हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी। अगला है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन स्टडिंग पॉलिटिक्स एंड डिराइविंग पॉलिटिकल गेम। तो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज है उसका जो है यूज़ वो पॉलिटिक्स में हो रहा है और कैसे लोगों को पॉलिटिकल गेम मिल सके। अब जैसे कि एग्जांपल हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो लोगों के सामने अपनी बात को रखते हैं तो इतने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखते हैं और लोग भी उनके बातें सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ पॉलिटिकल साइकोलॉजी का। तो ये इससे तो साफ पता चल रहा है कि हम लोग पॉलिटिक्स की स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी में। हमने आज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी ख़त्म कर ली है और आई होप कि आपको ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा सब ब्रांच है जो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।